तकलीफ़ ये होती है कि अब बोला नहीं जाता ज़्यादा, थोड़ी लुकनत आ जाती है कभी कभी, तो वो आप उसको दरगुजर किया कीजिए कि अगर कोई लफ्ज़ ना बोल पाई मैं तो। गौहर आबदार तो यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी चमक दिखा के चले गए। बहरहाल अब मुझे कुछ बोले समझ में आ नहीं रहा है कि क्या बोला जाए। बहरहाल ये कहूँगी कि जो यहाँ बैठे मुअज़्ज़ज़ीन व अकाबरीन शहर, जिनके अभी गिनती हमारे फ़ारूक साहब सुना रहे थे, ये मेरे दूसरे हीरे हैं। तो यहाँ आप ऐसे हीरों की चमक तो आपको सब जगह नज़र आएगी। और जितने अरबाब इल्म हुनर हैं यहाँ उनकी सब, और उसके अलावा आज के नौजवान जो पूरे हमारे माशरे पर छाए हुए हैं आजकल और अलग अलग मैदानों में हैं। उसके अलावा मेरी बच्चियाँ, अब मुझे इसमें नहीं मालूम कि कितनी स्कूल वाली हैं, कितनी कॉलेज वाली और कितने जो है यूनिवर्सिटी की तालिबात हैं, क्योंकि मेयार बदलता जाता है तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं उसी मेयार के हिसाब से कुछ बोलूं ताकि मेरी बात जो है आप लोग तक पहुंच जाए। पहले पहले तो मैंने यहाँ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ तादाद हमारी ख़वातीन बच्चियों की ज़्यादा है और हमारे मर्द हजरात कम नज़र आ रहे थे। तो मुझे एक तकलीफ़ पहुँची ज़रा सी, और ख़ुशी भी हुई। खुशी इसलिए कि हमारी तालिबात, हमारी औरतें, हमारी ख़वातीन जो है माशरे में अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि हमारे मर्द यहाँ बस वही लोग हैं जिनको कि ख़ास दिलचस्पी है अदब से या इल्म से, या जो इस पेशे में हैं, तो बाकी कहाँ हैं। सवाल ये उठता है, माशरे में सिर्फ इतने ही मर्द नहीं हैं, बम्बई का माशरा इतना तो नहीं है, इससे ज़्यादा है। तो समझ में नहीं आता कि बाकी मर्द हजरात क्या कर रहे हैं, क्या वो ऐसे जलसे मुनक़िद जो होते हैं उनमें वो शरीक नहीं हो सकते। वो रहमान ने जो बात कही है वही बात इस वक्त मेरे भी जहन में आ रही है। मैं नहीं कहूँगी, आप लोग जानते हैं, आप शरीक भी होते हैं, तो उसका मेयार कुछ और होता है। लेकिन आप जो अदबी किस्म के मुशायरे, जैसे हम नेहरू सेंटर है, इस्लाम जिमखाना वाला और ऐसे इदारों में, यूनिवर्सिटी के कुछ इदारों में, अब तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो भी जामिया दिल्ली वालों और अलीगढ़ वालों जैसी हो गई है कि जहाँ आयन और अलीफ में फ़र्क ही नहीं होता है। तो बहरहाल वो मुशायरे और इस मुशायरे में फ़र्क होता है। तो ये जो मुशायरा हो रहा है, आप इसको मेरे ख्याल से तसव्वुर में न लाएं। और यूएस में मैं जो देख रही थी, इन्होंने तो खैर दुनिया घूमी है, मैंने यूएस में जो देखा है, तो यूएस में उन्होंने मुझे बुलाया भी था, मदऊ भी हुई हूँ मैं मुशायरों में, और बिल्कुल सही बात कही है रहमान ने कि वहाँ जो शरीक होते हैं वो टिकट लेके आते हैं, और टिकट बहुत कीमती होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, वो ले गए थे। और अगर उसके बाद कोई चीज़ वहाँ समझिए कि ताम रखा गया है, इंतज़ाम किया गया है, तो ताम भी किसी एक मोहतमिम के गले में नहीं मार दिया जाता है कि डॉक्टर पाटेकर बैठे तो इनसे पैसे ले लो और वो खिला देंगे सबको, ऐसा नहीं होता था। वहाँ जो है अगर आप शरीक हो रहे हैं तो आपके हिस्से का खाना आप अपनी कीमत में खाएंगे, ये भी होता है। यानी आपको टिकट लेना है शिरकत का, और अगर ताम में शरीक होना है तो आपको उसके भी पैसे देने हैं। फिर आपके साथ अगर आपके अहले खाना में से कोई होगा तो उसके भी आपको देने होंगे, मुफ्त में कोई चीज़ नहीं होगी। और ये आपके ज़ौक़ और शौक़ पर मुनहसर है, पैसे आप तब खर्च करेंगे जब आपका इस ज़ौक़ और शौक़ होगा। तो ये हम देखते हैं कि वहाँ के और यहाँ के मेयार में फ़र्क है। उसके कुछ बहुत सारे वजूहात भी हैं, माशी हालात है, हमारे उनके समाजी हालात है, सब चीज़ अलग है। हम उतने तरक्की याफ्ता नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ हम अपने मेयार को जो है ऊंचा कर सकते हैं। अब कहानी की बात आती है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं देख रही हूँ कुर्सियाँ खाली होती जा रही है और खाली कुर्सियों को सुनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, आप लोग जो बैठे हुए हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं और आपकी शिरकत के लिए मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि कम से कम कुछ बोलने का बरसों बाद मुझे मौका मिला तो बोलूँ। तो जो दिल में थोड़ा सा गुबार है अगर वो निकल जाए या मेरी कोई आवाज़, मेरी कोई पुकार आप तक पहुँचे, आपके कानों तक,
तो बहरहाल मुझे लगेगा कि हाँ, इस उम्र में भी जब मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ, मैं यहाँ ख़ास फ़ारूक की वजह से शरीक हुई हूँ कि फ़ारूक भी मेरे वो शागिर्द रहे हैं जो हमेशा से एक एक्टिव रहे हैं, बहुत फ़ाल रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ और खुलूस से दिल के साथ काम कर रहे हैं। फरीद ख़ान साहब बैठे हैं, उर्दू कारवां का बहुत ही उम्दा जो है प्रोग्राम और सिलसिला जो है जश्न का चलता रहता है। और भी हजरात हैं जो खानदेश वगैरह से आए हैं जिनको मैं मुशायरों में शिरकत करके देखी है, लेकिन अभी बाद में एक ज़माने से जब से रिटायरमेंट लिया मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ। लेकिन हाँ, देखती हूँ कि वो उनमें भी कोई मेरे एक गज़ल शाये हुई थी कि दरसी किताब में बाल भारती की, तो एक किसी ने उसका पूरा वो बनाया है, वीडियो बनाया है और वो उस पर डाल दिया है, क्या कहते हैं आप उसको, वो फेसबुक पर किसी पर, तो वो उसमें मैं इत्तेफाक से मैंने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि होता है, काम हो रहा है, लेकिन हमारे पास उतने ज़राए और वसाइल नहीं हैं, फिर भी हम काम कर रहे हैं। अब आती है कहानी की बात कि भाई कहानी कैसी लिखी जाए, कहानी में क्या हो, कहानी किस तरीके से हो। तो पहली बात तो कहानी का सवाल जब उठता है तो कहानी के वजूद को देखना पड़ता है। ये कहानी का वजूद कब से हुआ है हमारे यहाँ ये माशरे, तो हम जब देखते हैं तो कहानी का वजूद तो कायनात जब से बनी है, जब से मौजूद है। बहुत से लोग कहते हैं कि ज़बान में, सारी दुनिया की ज़बानों में सिर्फ शायरी पहले हुई और कहानी बाद में आई। मेरा ख्याल ही सही नहीं है, शायरी और कहानी दोनों एक साथ आएंगे। और ये भी बात जैसे कृष्ण ने कहा है कि कहानी औरतों के ज़रिए आई, उन्होंने लोरियाँ सुनाई बच्चों को खौफ से बचने के लिए, रात के खौफ से, सन्नाटे से, इससे बचने के लिए, तो इस तरीके से कहानियाँ भी सुनाई। तो औरतें, मैं नहीं कहती औरत और मर्द दोनों का हिस्सा बराबर रहा। मर्द ने भी कहानी कही, मर्द जो जिंदगी दिन भर शिकार पे जाता रहा और मुख्तलिफ हालात से दूचार होता रहा, हादसात से दूचार होता रहा, और थक हार कर वो शिकार जब लेकर आया, अलाव में जल रहा है अलाव और शिकार भून रहा है, उस वक्त तक वो अपनी तमाम किस्सा पूरा सुना रहा है, रात दिन भर का पूरी रुदात सुना रहा है। वो कहानी है। तो मर्द भी नहीं, मर्द की कहानी भी है, औरत की कहानी भी है। अब सवाल ये उठता है कि कहानी कैसे लिखी जाए, कैसे कही जाए। दो बातें हैं, कहानी कही भी जाती है, लिखी भी जाती है। आप दोनों पर गौर कीजिए। कहानी का फ़न ऐसा है कि जो लिखा भी जाएगा, पढ़ा सुना जाएगा, शायरी की तरह। उसमें भी आपको देखना होगा कि अंदाज़ बयान कैसा है। कोई किस्से को, एक हादसे को एक शख्स कैसे बयान कर रहा है, दूसरा कैसे बयान करेगा। तो एक तो बयान, अंदाज़ बयान बहुत ज़रूरी है, कैसे आप कहानी लिखते हैं। दूसरा ये कि कहानी जब लिख रहे हैं आप, तो आपके पास ज़हन में कोई चीज़ तो है जिसको आप सुनाना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उसके लिए मौजू या प्लॉट या जो भी कहानी का मरकज़ी ख्याल है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए, मरकज़ी ख्याल के लिए मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि कोई हम पहले से प्लॉट ज़हन में तय कर ले कि हमको ये लिखना है, हम उसमें ये दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो चलते फिरते मौजू जैसे शेर हो जाते हैं ना, ऐसे चलते फिरते मौजू पर कहानी हो जाती है। मिसाल कहा, हम आप तारीख़ पढ़िए, आप देखिए। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मीर अनीस जो है, ऐसे ही अनीस नहीं बन गए, या अनीस की वजह से उर्दू में मरसिया हुआ हैसियत क्यों हासिल कर सका, उसकी वजह ये है। मीर अनीस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बकरी पाल रखी थी, वो बकरी उनको बहुत अजीज़ थी, बकरी मर गई, तो उन्होंने उसके ऊपर पहला मरसिया जो लिखा है, रिसाई नज़्म जो लिखी, वो बकरी थी और बकरी पर थी, और उसके बाद वो आगे बढ़ा। वाल्मीकि को आप देखिए, वाल्मीकि के बारे में ये कहा जाता है, ये जो बाद में इतनी बड़ी रामायण हुई है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो बैठा हुआ था, सामने दो परिंदे, जोड़ा बैठा था परिंदों का, और वो बड़े दिलचस्पी से उस परिंदे को, जोड़े को देख रहा था। पीछे कोई शिकारी ताक में था, शिकारी ने तीर मारा और वो दो गिरे परिंदे और मर गए। वो इतना असर उस पर हुआ कि उसने रामायण की पूरी कहानी लिख दी। अरबी शायर फजदे के बारे में ये कहा जाता है, वो अपना रेवड़ चराते हुए ले जा रहा था, तो भेड़ों में से चल रहे हैं, इत्तेफाक से कहीं से एक भेड़िया आ गया, उसने एक भेड़ खा लिया, तो कहानी बन गई, और उसने फिर पूरा लिखा। तो कहानी
ये मैं शायरों का नाम ले रही हूँ, लेकिन ऐसा ही आपको कहानी के लिए दूसरे जो कहानीकार हैं उनके भी यहाँ मौजू किसी वजह से आता है। कोई मामूली सी चीज़, मैं किसी ज़माने में मैंने भी कहानियाँ लिखी और बड़ी उस ज़माने में मकबूल होते हैं, क्योंकि कम उम्र रहते हैं तो जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं ना। तो उस वक्त 20वीं सदी में मैंने लिखी बहुत कहानियाँ मेरी चाहिए। मैं एक दवाखाने में बैठी हुई थी, वहाँ हमारे यहाँ के जो होते हैं ना, एक छोटा सा एक पार्टीशन डाल दिया जाता है, एक तरफ मर्द होते हैं एक तरफ औरतें होती हैं, और कहानियाँ और मरीज़ एक एक डॉक्टर कभी इधर से लेता है कभी उधर से लेता है, और इस तरीके से कहानी वो सिलसिला उसका चलता रहता है। मैं वहाँ बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि कभी औरत का ले लिया, 2-4 औरतें देख ली डॉक्टर ने, फिर थोड़ा सा वक्त लेके मर्दों में से पेशेंट्स को लेके देखना शुरू किया। अब वहाँ बैठे हुए हैं, अब पार्टीशन के उस तरफ डॉक्टर की उस बेड की तरफ से आवाज़ आ रही है, कोई मर्द जो है वो बहुत ही मायूस लहजे में कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे मर जाने दीजिए, मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे खत्म है। अब डॉक्टर समझा रहा है। अब उस वक्त मुझे अजीब सा महसूस हुआ। आप यकीन कीजिए उस वक्त मेरे जहन में एक कहानी नहीं लिया, यहाँ वो कहानी मैंने बाद में लिखी, जो वही रास्ते वही मंजिले के नाम से सुबह उम्मीद में शाये हुई थी पहली मर्तबा। और हमारे बोबेरे साहब मरहूम मेरे चचा होते थे, मैं तुमको चचा ही कहती थी, अम्मे मोहतरम, तो उन्होंने उस पर उन्वान लगाया था कि खूबसूरत कहानी। उसमें मैंने ये 2 कैरेक्टर ले लिए थे। 2 कैरेक्टर थे, एक औरत का कैरेक्टर था और एक मर्द का कैरेक्टर था। और औरत बूढ़ी हो चुकी है और वो इस तरफ पेशेंट के इस तरफ बैठी हुई है, मर्द दवाओं के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए, और उस तरफ बैठा हुआ है मर्द। और यहाँ से कहानी शुरू होती है और फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें औरत सोच रही है, वो बूढ़ी औरत सोच रही है, और कहानी वहाँ से शुरू होती है कि वो एक उसका बाप जो रहता गोर कन रहता है, कब्रें खोदता है, वो उसकी माँ जो होती है बचपन में मर जाती है। फिर मैं कहानी तो नहीं सुनाऊंगी पूरी। और उसके बाद बहरहाल उस पर सौतेली माँ बहुत जुल्म सितम करती है। अचानक जब उसका बाप मर जाता है तो उसको एक गुंडा गाँव का जो है वो बहुत परेशान करता है और ज़बरदस्ती उसके साथ शादी कर लेता है। कुछ दिन वो उसके साथ रहती है जैसे तैसे, फिर वो गायब हो जाता है। और इस दौरान वो जो है वो माँ बनने वाली है। अब वो गायब हो जाता है। उसके बाद वो कहानी में ही सब चल रहा है ये कि उसके बाद वो बच्चे को कैसे पालती है, कितनी परेशानियाँ उठाती है बच्चे को। और वो बार बार सोचती है कि जब तक वो रही माँ बाप के घर में तो वहाँ सौतेली माँ हमेशा उसको ताने देती रही कि हराम का खाती है, कुछ करती नहीं है, काम ये नहीं है, वो नहीं वो नहीं। फिर उसके बाद ये बेटा आ जाता। बेटे के बाद भी ये होता है कि बेटी की शादी कर देती है एक दिन। बेटा बहू भी होने वाली होती है माँ, तो बहू से काम नहीं होता तो बेटा फिर वही ताना माँ को देता है कि ये माँ नहीं कर सकती है क्या, माँ को करना चाहिए ये काम, अभी अब बहू ऐसे कैसे करेगी, माँ को भी बस दिन भर बैठे रहना आता है और काम नहीं होता है। बहरहाल ये सब चीज़ें वो सोचती जा रही है कि यही बाप ने भी कहा था, यही इसने भी कहा था, लेकिन शौहर ने नहीं ये बात कही थी। बहरहाल होते होते कहानी यहाँ तक आ गई है कि इतनी बूढ़ी और बीमार हो चुकी है वो कि वो सर नहीं सकती। और वहाँ इत्तेफाक से वो जाना चाहती है और डॉक्टर को बोला चाहती है कि मरना चाहती हूँ, तो अचानक उससे आवाज़ आती है वो मर्दों के से कि डॉक्टर साहब मैं मरना चाहता हूँ, मुझे नहीं जीना है। फिर डॉक्टर उसको समझाता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि जब इसको पता ये चलता है कि जो मर्द था इत्तेफाक से वो उसका शौहर है। ये भी जाती है यहाँ से कि मुझे मैं मरना चाहती हूँ कहने के लिए उस शौहर ने। अब वो देखिए कि वो कहानी को ख़त्म कर देती हूँ मैं। बहरहाल आगे इस तरीके से अब हो जाता है, अब अंजाम नहीं बताऊँगी आपको वो लंबा चढ़ाई करना है। तो ये कहानी वहाँ से शुरू, मतलब मुझे कहाँ से मौजू मिला, मुझे एक दवाखाने में बैठे हुए एक डॉक्टर के यहाँ से मौजू मिला। एक मरतबा मुझे, मैं स्टडी कर रही थी, एग्ज़ाम था, तो दीवार पर से एक छिपकली जा रही थी, वो छिपकली को देखकर मौजू मिल गया। और मैंने एक कहानी ऐसी लिखी कि जिसमें 2 कहानियाँ पैरेलल चल रही हैं। पैरेलल कहानियाँ हैं 2। उस ज़माने में तजरीदी कहानियाँ नहीं होती थी, लेकिन मेरी कहानी थी अलामती। तो उसमें मैंने बताया यही है कि एक गांव है, उस दरख्त पर एक छिपकली रहती है और इत्तेफाक से उस दरख्त पर एक गिरगिट भी रहता है।
और गिरगिट और छिपकली में जो है वो शरारतें होती रहती है एक दूसरे के पीछे, ये वो सब होता है। और इत्तेफाक से उसी ज़माने में गांव में एक डॉक्टर आ जाता है और गांव की एक जो बहुत होनहार खूबसूरत दोशीज़ा है। तो बहरहाल अब कहानी आप अंदाज़ा लगा सकते, पैरेलल 2 कहानियाँ चल रही हैं और उसको भी मैंने बताऊँगी। एंड में यही है कि अंजाम ये होता है कि आखिर में वो वही गांव है, वही दरख्त है, उसके नीचे एक बूढ़ी बैठी हुई है जिसको बूढ़ी काकी कहते हैं और तमाम बच्चे गांव के घेरे हुए उससे कहानी सुन रहे हैं और वो सुना रही है कहानी। और वो इस पर आकर एक मौजू एक कहना चाहिए मंजिल आती है जिस पे आके वो कहानी छोड़ देती है। तो बार बार बच्चे बोलते हैं कि आप इसी मंजिल पे आके कहानी क्यों छोड़ती है, तब वो बताती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि मामूली मौजू से भी कहानीकार, ये मामूली वाक़े से भी कहानीकार जो है कोई कहानी उठा सकता है। कृष्ण की कहानियाँ आप उठा के देखिए, मंटू की कहानियाँ देखिए, वो जो फसादात के जो कर्बनाक पहलू है उनको लेके मंटू ने कैसे लिखा। तो कहानी लिखने के लिए सबसे अहम मौजू होता है, मौजू को उसके बाद हम सोचते हैं प्लॉट कैसे करें, उस प्लॉट को हम फैलाएं कैसे, वो प्लॉट में वाक़यात कैसे तरतीब दें, वो देने की बात है। और उसमें तरतीब देना और उस कहानी को प्लॉट को तैयार करने में वहाँ ज़बान की ज़रूरत बहुत है। जैसे रहमान कह रहे थे, अगर आपके पास ज़बान नहीं है तो आप उसमें तासीर पैदा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ज़बान है तो आप मंटो भी बन सकते हैं, इस्मत भी बन सकते हैं, कृष्ण भी बन सकते हैं और आज के रहमान अब्बास भी बन सकते हैं। तो आपके पास जो है ज़बान होना चाहिए और सिर्फ ज़बानी काम नहीं आएगी, आपके पास इल्म होना ज़रूरी है। आपके पास इतना इल्म हो कि आप उसको जैसे फैलाना चाहें। जैसे मैंने मीर अनीस की मिसाल दी थी, जब तक तो मरसिया की कोई अहमियत नहीं थी, मीर अनीस ने इतना फैला दिया, इतने मौज़ूआत, इतने उलूम उसमें शामिल कर लिए कि वो मरसिया बन गया। इसी तरीके से कहानी में आपके इल्म हुनर से जितने मौज़ूआत हैं, मैंने ज़िंदगी पढ़ा है तो मैं ताज्जुब में पड़ गई कि अरे ये लड़का जो मेरे पास था आज से चंद साल पहले, ये बहस वैसे तो बहुत करता था, सवालात भी बहुत पूछता था, जहन में उसकी मुझे लगता था कहीं कुछ गुमराही है, कहीं कुछ उलझन है, कुछ ऐसा लगता था कि अगर इसकी तरबियत मैं ना करूं तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। जैसे मीर ने गालिब के बारे में कहा था कि ये इतना ज़हीन बच्चा है कि अगर सही शेर कहेगा तो बहुत बड़ा शायर बनेगा और नहीं तो मुमल बकेगा, ख़तरनाक हो जाएगा माशरे के लिए। तो मुझे रहमान अब्बास को देखकर ये लगता था, इतनी ज़हानत इतनी सी उम्र में आ गई थी इसके पास कि ये ऐसे ऐसे सवाल करता था कि मुझे सोचना पड़ता था कि ये बच्चा इतना ख़तरनाक क्यों है। और लोग कहते थे आपको नहीं मालूम, लोग मुझे डराते भी थे, अरे ये तो बहुत ऐसा है तो वैसा। मैंने कहा इसी बच्चे को तो मुझे सुधारना है, तभी तो मैं सही मानों में मुदर्रिस कहलाऊंगी। अगर तदरीस नाम ही इसका है, कैरेक्टर बिल्डिंग ना हो, अगर आप किरदार की तामीर नहीं कर सकते तो आपकी तदरीस जो है बेकार है। सिर्फ निसाब पढ़ा लेने का नाम तदरीस नहीं होता। आप माशरे में जिनको देख रहे हैं, जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, मुख्तलिफ ख़ानदानों से आ रहे हैं, उन ख़ानदानों में क्या क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो बच्चा उधर से आ रहा है तो उसकी नफ्सियात कैसे बन के आ रही है वो भी तो देखना पड़ेगा। वो क्यों ऐसा बन रहा है, ये क्यों उसमें ये बातें, ये सवालात उसके जहन में कहाँ से आ रहे हैं। वो ज़िद्दी है तो क्यों है, वो शरारती है तो क्यों है, वो ज़हीन है तो क्यों है, और वो बुद्धुआत है क्यों नहीं, दिल क्यों नहीं लगाता पढ़ाने में। सबके पीछे असबाब होते हैं, तो वो असबाब देखना पड़ते। तो मैंने देखा था रहमान में ये बात, और उसके बाद मैंने और अपने बहुत से शागिर्दों में देखी। आज जो आप कह रहे हैं कि ये क्या वो शागिर्द बैठे हुए, अल्लाह मुझे बहुत शुक्र है इस बात का, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि इस पेशे का जितना भी सरमाया था उसमें बहुत हद तक मेरे दामन में आया। ये बैठे हैं यहाँ कासिम इमाम साहब जस्ट ऑपोजिट थे रहमान के, इतने खामोश, इतने मासूम। हाँ, मुझे नहीं लगता अभी मासूम हुए, अब तो ऐसी निज़ामत करते हैं कि लोग देखते सुनते रह जाते हैं।
इतने खामोश और इतने मासूम से लगते थे कि मुझे इन पर एक मासूम बच्चा जैसा होता है वैसा प्यार आता था इनके। और ये बच्चा तो कुछ बोलता नहीं है। अच्छा, मुझे इनकी सलाहियत का अंदाज़ा कब हुआ? जब इम्तिहान के बाद इनका पेपर आया है मेरे पास। जब पेपर आया तो मैंने देखा तहरीर तो इतनी प्यारी कि बस पूछिए मत, इतनी अच्छी सफाई से वो लिखा हुआ, और उसके बाद जो मवाद है उसका वो भी बहुत अच्छा ढंग से। तो मैंने कहा इसमें तो बहुत सी सलाहियतें हैं, फिर ये इतना खामोश क्यों रहता है? फिर बाद में इसने किया, ये हामिद इकबाल, इकबाल नियाज़ी और जितने भी असलम परवेज़ और कौन बहुत सारे लोग हैं, ये जावेद जमाली दून के यहाँ, मैंने उनको वहाँ कॉलेज का उसका, हाँ आप मोबाइल ही देखें कि जर्नलिस्ट हो गए ना अब तो, अब बाजी से ज़्यादा उस मोबाइल में दिलचस्पी होगी उनको। तो ये सिर्फ इनको उस वक्त भी मैंने अपने वॉलपेपर का एडिटर बनाया था, जो कॉलेज में मैंने उस वक्त वहाँ शुरू किया था एक दीवारनामा, और उसका एडिटर इनको बनाया था। वहाँ से इनके जर्नलिज्म का आगाज़ होता है और मुझे लगा कि ये जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो ये बहरहाल ये सब आज जो हम देख रहे हैं, तो ये जो होता है ये भी इंसान में होता है। कहानीकार पैदाइशी होता है। कहानीकार आप हर किसी को ना रहमान अब्बास बना सकते हैं और ना इसमें चुगताई बना सकते हैं। मेरे दिमाग में इसमें चुगताई ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो ज़बान और जो चटखारा और जो मौज़ूआत और जो माशरे की तस्वीरें उन्होंने खींची हैं, आप उससे वो नहीं कर सकते। तो ये कहानी एक इंसान के अंदर होती है, शायरी भी अंदर से आती है, जितने भी फ़न है ये हुनर अंदर से आते हैं। तो ये कहानी लिखी जाए कैसे, तरतीब कैसे किया जाए। तरतीब हो गई, उसके बाद आपको सोचना होगा कि वाक़यात कैसे तरतीब करें। उसके बाद अंजाम है, अंजाम पर आपको जाना है। कहानी की पूरा हुस्न, पूरा तासुर जिसको कहना चाहिए, वो आप उसके अंजाम पर देखिए। अंजाम अगर कहानी का आप दिलचस्प रखें, और हमेशा अंजाम ये नहीं कि राजा रानी राज करने लग गए या दोनों की शादी हो गई या दोनों, नहीं, उसको अधूरा ला के तिश्नगी पर छोड़ दीजिए, सोचने वाले के लिए छोड़ दीजिए उसको। तो आपकी समझ में आएगा कि ये कहानी कैसी है, वो आप फैसला करेंगे क्या होना चाहिए था, कहानीकार ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ये आपको देखना है। तो अंजाम तक कैसे जाना है ये आपको देखना है। और जब ये तमाम तरतीब इससे गुजर गए तो उन्वान आप तजवीज़ कर दीजिए, ज़िंदगी रख दीजिए जैसे इन्होंने रख दिया। ख़तरनाक किस्म के उन्वानात बहुत हैं इनके। तो इस तरीके से कहानी मुकम्मल होती है। मैंने चाहा यही है कि मुख्तसर अंदाज में बताऊँ, लेकिन मेरी ज़बान जब बोलने पर उतरती है तो बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ। तो बहरहाल मैं कहानी कैसे लिखे ये मैंने बता दिया।